Alright, let's formally begin with the class today. आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह काइनेमेटिक्स जो है उसकी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट लेंगे और जितना हो सकेगा उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे और टारगेट ये इंशाल्लाह कि 2 क्लासेस के अंदर एक्सप्लेनेशन जो है वो थोरो एक्सप्लेनेशन काइनेमेटिक्स की मुकम्मल हो जाए आज वाली और कल वाली क्लास में इंशाल्लाह। तो स्टार्ट लेते हैं, थोड़ा बहुत मैं समझाता हूँ उसके बाद इंशाल्लाह आप लिख लीजिएगा। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं काइनेमेटिक्स की जो हम ऑलरेडी जो है वो सवालात के साथ साथ पहले देख चुके और लेकिन इस टॉपिक में मैं दोबारा उन चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा क्योंकि दे आर अ पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स है क्या? तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन रिलेशन टू डिस्टेंस, टाइम, speed and acceleration. Kinematics is the study of moving objects in a straight line. हम जो kinematics देखेंगे ना, that would be motion in a straight line. इस चीज का ख्याल रखें कि हम straight line motion देखेंगे। क्या मतलब motion in a straight line? What does it mean? Motion in a straight line. इसका मतलब जिस लाइन में जाएंगे उसी लाइन में वापस आएंगे। अगर जाकर वापस आना भी है तो जाना आना सेम लाइन में होगा। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमें बहुत कॉम्प्लिकेशन रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो कुछ लिमिटेशन है वो ये कि हम स्ट्रेट लाइन में कवरेज करेंगे। काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब सबसे पहली बात जो काइनेमेटिक्स की हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं वो क्या है? डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का कनेक्शन हमने बहुत दफा देखा और मैंने पहले भी ये ट्रायंगल बनाया है जो आपको नजर आ रहा है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। इस ट्रायंगल के मुताबिक अगर डिस्टेंस को हाइड कर दिया जाए, अगर डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस को हाइड कर दिया जाए तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा और डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। तो हमने कहा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, ट्रायंगल में अगर स्पीड को हाइड कर दें तो स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को हाइड कर दें तो टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बात हम सब पहले से जानते भी हैं। अच्छा जनाब, अब सवाल पैदा होता है एवरेज स्पीड क्या चीज है? भाई स्पीड का तो फॉर्मूला जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की डिवाइडेड बाय कितना टाइम ट्रैवल, कितना टाइम कवर की, कितना टाइम लिया। स्पीड निकालनी है तो जितनी डिस्टेंस कवर की न्यूमरेटर में आएगा और जितना टाइम लिया वो डिनोमिनेटर में आएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये एवरेज स्पीड क्या है? तो अब इस एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये छोटा सा एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल के मुताबिक 3 स्टेजेस है जर्नी की, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज नंबर 1 में ऑब्जेक्ट ने 20 किलोमीटर कवर किए, डिस्टेंस टू 20 किलोमीटर थी और उसने टाइम लिया 1.5 आवर्स। स्टेज 2 में 35 किलोमीटर कवर हुए और टाइम लिया 1.75 आवर्स। और स्टेज 3 में डिस्टेंस कवर हुई 45 किलोमीटर और टाइम लिया गया 1.75 आवर्स। अब अगर आप देखें तो 3 स्टेजेस हैं, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 एंड स्टेज नंबर 3। ऑल 3 स्टेजेस की अपनी अपनी स्पीड है। पहली स्टेज में स्पीड क्या होगी निकालें आप, 20 अपॉन 1.5। दूसरी स्टेज की 35 अपॉन 1.75 और तीसरी स्टेज की 45 अपॉन 1.75। लेकिन हमसे तीनों स्टेजेस की अलग अलग स्पीड नहीं पूछी जा रही, हमसे पूछी जा रही है एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। इस हेडिंग को मैं चेंज कर देता हूं, एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अगर पूरी जर्नी 3 स्टेजेस में हुई है तो इंडिविजुअल स्पीड से हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमें कंसर्न इससे है
कि अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल किया है मैंने, अगर मैंने लेट सपोज स्टेशन ए से स्टेशन बी तक ट्रेवल किया है, तो एवरेज स्पीड थ्रू आउट द जर्नी मेरी क्या थी? ये बिल्कुल इसी तरह है कि आपके 5 सब्जेक्ट्स हुए, एक में आपने 90% स्कोर किए, एक में 80% स्कोर किए, एक में 75, एक में 70, आपकी एवरेज बन गई 83%। तो ऑन एवरेज आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो 83% थी। मतलब आपने ऑन एवरेज 100 में से 83 मार्क्स लिए, कुछ में ज्यादा लिए, कुछ में कम लिए। इसी तरह ए से जब बी तक गए तो एवरेज स्पीड क्या थी? स्टेज 1 में कुछ और स्पीड, स्टेज 2 में कुछ और, स्टेज 3 में कुछ और। अब यह गलती क्या होती है पता है? जब एवरेज स्पीड निकालने को कहा जाए तो बच्चे क्या करते हैं आपको पता है? वो काम कर रहा हूं जो नहीं करना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 प्लस स्पीड 3 डिवाइडेड बाय 3। तीनों स्टेजेस की स्पीड निकालते हैं अलग अलग और तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। ये वाला काम नहीं करना, दिस इज टोटली रॉन्ग। ये काम हमने नहीं करना। तो मैं यहां ये लिख देता हूं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज टोटली रॉन्ग। तो फिर सही काम क्या है? तो सही काम ये है जो अब मैं लिखने जा रहा हूं। एवरेज स्पीड is equals to total distance upon total time। अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस, तीनों स्टेजेस की मिला के जितनी डिस्टेंस कवर की गई, जो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस थी, वो सबको ऐड करके न्यूमरेटर में लाएं। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। तो जर्नी 1, स्टेज 1 की डिस्टेंस, स्टेज 2 की और स्टेज 3 की, तीनों की डिस्टेंसेस को ऐड कर लिया जाए। तो अगर तीनों को मैं ऐड कर लूंगा तो इस केस में 20 प्लस 30, सॉरी 20 प्लस 35 प्लस 45, ये हो गई टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम क्या हो गया? 1.5 आवर्स, फिर 1.75 आवर्स और फिर 1.75 आवर्स। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए तीनों स्पीड्स निकाल के उनका एवरेज निकालना गलत है कि डिवाइड बाय 3 कर दिया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये वाहिद तरीका है जिसके थ्रू एवरेज स्पीड निकाली जा सकती है। टोटल डिस्टेंस देखें, 100 किलोमीटर आ गई, और टोटल टाइम देखें 5 आ गया। इसका मतलब 100 अपॉन 5 अगर किया जाए तो आपका आंसर आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 20 किलोमीटर h-1। जब अपॉन h को ऊपर लेके आ गए तो ये हो गया के किलोमीटर h-1। दिस इज किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हमारी एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब जब ये लोग इस स्पीड को देखेंगे, लोग समझ जाएंगे कि ट्रेन ने या किसी बंदे ने ए से लेकर बी तक जो सफर किया, तो एवरेज स्पीड जो थी वो 20 किलोमीटर पर आवर थी। तो याद रहे ये कैसे निकालते हैं, इस चीज को आपको होना चाहिए पता। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही वो तरीका है जिससे ये एवरेज स्पीड निकल सकती है। जो जो स्क्रीन पे मौजूद है फटाफट कॉपी कर लें, क्लियर एंड डन की जो है एक्नॉलेजमेंट दे दें ताकि मुझे पता चल जाए सबको समझ आ गया।
चले बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट कन्वर्जन्स नाउ। पहले भी कुछ टॉपिक्स में कन्वर्जन्स आई थी और मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया था, लेकिन मैंने कहा डिटेल में बात हम बाद में करेंगे। तो आइए वो वक्त आ गया है जिसमें हमें डिटेल में बात करनी है कन्वर्जन्स पे। सबसे पहले बात करते हैं मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर की। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, तो मीटर और किलोमीटर की कन्वर्जन हम सबको पता होनी चाहिए। क्या है वो कन्वर्जन? 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? तो हमने कहा 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और आर टू सेकंड की कन्वर्जन भी सबको पता होनी चाहिए। 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes एंड 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds। तो 1 hour इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60 seconds। 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। तो दरअसल 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 hour इज इक्वल टू 3600 seconds। ये हम सबको याद होना चाहिए। तो अगर मैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आ रहा हूं, तो मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं ताकि आपको बात समझ आए। लेट्स सपोज हमें 20 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, कि क्या आंसर आएगा। तब सोचना क्या है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सेकंड को आर में, है ना। मीटर वाली चीज को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सेकंड वाली चीज को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यह पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर हैं। तो भाई जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हैं, तो इस तरह सोचें कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। तो 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा? तो हम कहेंगे 1 मीटर, जब 1000 मिला के 1 के बराबर है तो 1 मीटर तो बिल्कुल छोटा सा होगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। बिल्कुल इसी तरह 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, मतलब 3600 सेकंड मिलाकर 1 घंटा बनाते हैं। तो अगर सिर्फ 1 सेकंड की बात करूं तो कितने आवर्स हुए? तो हम कहेंगे 1/3600 आवर्स। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर। आइए सब्स्टिट्यूशन करते हैं। 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब है 20 मीटर, अच्छा मीटर पर सेकेंड मीन मीटर अपॉन सेकेंड। इसको इस तरह देखें, 20 को साइड पे रहने दें। मीटर पर सेकेंड का मतलब है मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का मतलब है मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब 1 मीटर मतलब 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो 1 मीटर किसके बराबर है? 1/1000 किलोमीटर के बराबर है। तो मैंने मीटर की जगह रख दिया 1/1000 डिवाइडेड बाय सेकंड। 1 सेकंड किसके बराबर है? 1/3600 आर के। तो सेकंड की जगह मैंने 1/3600 रख दिया। तो 20, अच्छा डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई जब कन्वर्ट हो जाता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, तो 1/3600 रेसिप्रोकेट हो जाता है 3600/1। अच्छा अभी हो गया 1/1000 इंटू 3600/1। इसको देखा जाए तो ये बेसिकली है 3600/1000। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये जो फिगर है ये क्या बन गया? 3.6। तो 20 को 3.6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से निकला शॉर्टकट, क्योंकि जब कन्वर्जन आती है तो 1 से 2 मार्क की आती है। इतना टाइम तो होता नहीं है कि पूरी डेरिवेशन दिखाएं। तो डेरिवेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई। अब मैं बताता हूं शॉर्टकट। जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना हो तो मल्टीप्लाई करना है बाय 3.6। मल्टीप्लाई बाय 3.6। अच्छा मीटर पर सेकंड जो है स्मॉल यूनिट है,
और किलोमीटर पर आवर जो है बिगर यूनिट है। तो स्मॉल यूनिट से जब बिग यूनिट में जाएंगे तो वैल्यू भी बड़ी होगी। सर ऐसा तो वैसे तो नहीं होता ऐसा। अगर मीटर से किलोमीटर में जाता था, अगर मैं बड़े यूनिट में जाता था तो डिवाइड करता था, यूनिट बढ़ता था, वैल्यू छोटी होती थी। किलोमीटर से मीटर में आता था, जब यूनिट छोटा होता था तो वैल्यू बड़ी होती थी। जब एक चीज कम होती थी तो दूसरी चीज तो बड़ा करती थी। यहां पर तो आप कुछ और ही बोल रहे हैं। यहां तो आप कह रहे हैं कि अगर यूनिट बढ़ेगा, मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट, किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट, तो अगर यूनिट को बढ़ाएंगे तो वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूं। जो काम पहले करते थे सिंगल यूनिट के वक्त, उससे ऑपोजिट काम होगा। सिंगल यूनिट में जब यूनिट बड़ा होता है तो वैल्यू छोटी होती है तो डिवाइड करना पड़ता है, और जब यूनिट छोटा होता है तो वैल्यू को बड़ा करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहां पर जब बड़े यूनिट में जाएंगे तो वैल्यू बड़ी होगी, छोटे यूनिट में आएंगे तो वैल्यू छोटी होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सिंगल यूनिट नहीं है, ये दो यूनिट्स का मर्जर है, उसको कहते हैं रिलेटिव यूनिट। इसको कहते हैं रिलेटिव यूनिट। कि भाई एक यूनिट रिलेटिव टू अनदर, मीटर रिलेटिव टू सेकंड, किलोमीटर रिलेटिव टू आवर। तो जब दो यूनिट्स का मर्जर हुआ तो ये रिलेटिव यूनिट आ गया, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। ये सिंगल यूनिट नहीं है, ये दो यूनिट्स को मिला के बना है। लिहाजा यहां पर जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, यूनिट बड़ा होगा तो वैल्यू भी बड़ी होगी और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.6 से। ये सिर्फ कहा नहीं बल्कि साबित किया। अच्छा, अब आ जाते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं। अगर 144 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब है 144 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर। अच्छा, अब मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा और आर को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर, तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आर, तो 1 किलोमीटर किसके बराबर है? 1000 मीटर के बराबर है। तो किलोमीटर की जगह रख दे 1000 मीटर। डिवाइडेड बाय आर, 1 आर किसके बराबर है? 3600 सेकेंड्स के। तो 1 आर की जगह रख दे 3600 सेकेंड्स। तो ये दरअसल ये हो गया 144 है, और यहां पर हो गया 1000/3600। अच्छा, कैलकुलेटर पे करेंगे तो कभी 1/3.6 नहीं आएगा, लेकिन सोचें जब 3600/1000 3.6 हो सकता है, तो 1000/3600 रेसिप्रोकेट हो गया। 3600/1000 का आंसर 3.6 है, तो 1000/3600 जो कि उसका रेसिप्रोकल है, उसका आंसर 1/3.6 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैलकुलेटर पे करेंगे, कैलकुलेटर नहीं देगा, लेकिन आपको बता रहा हूं कि 3600/1000 जो कि 3.6 है, तो 1000/3600 जो उसी का रेसिप्रोकल है, तो आंसर भी तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आंसर जब 3.6 था तो उसका आंसर भी रेसिप्रोकेट होके 1/3.6 बन गया। लिहाजा ये कहानी बन गई 144 1/3.6, जिसका मतलब 144 डिवाइडेड बाय 3.6। तो जब 144 को 3.6 से डिवाइड किया तो भाई क्या आंसर आया? तो आंसर आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम 40 ms-1 भी लिख सकते हैं। तो अब देखें भाई हुआ क्या कि जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना है तो आपने डिवाइड करना है बाय 3.6। ये हो गया शॉर्टकट।
जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आएंगे तो ये यूनिट छोटा हुआ, किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट, मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट। तो जब यूनिट छोटा होगा तो वैल्यू भी छोटी होगी। डिवाइड बाय 3.6। तो ये रिलेटिव यूनिट जो है, जो दो यूनिट्स के मर्जर होते हैं, ये नॉर्मल कन्वर्जन के मुकाबले में थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मली यूनिट बढ़ने पे वैल्यू छोटी यानी कि डिवीजन, और यूनिट छोटी होने पे वैल्यू बड़ी यानी कि मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पर यूनिट बड़ा तो वैल्यू बड़ी यानी कि मल्टीप्लाई, यूनिट छोटा तो वैल्यू छोटी यानी कि डिवाइड। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। तो मैंने हर चीज को वर्किंग के साथ साबित कर दिया और आपको शॉर्टकट बता दिया। याद रहे एग्जामिनेशन में ये छोटे छोटे मार्क्स के लिए चीजें आती हैं, 1-2 मार्क के लिए। आपने पूरी कन्वर्जन दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने जो है शॉर्टकट से काम लेना है, शॉर्टकट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके दिखाना है और आपने आंसर लाना है। जो कुछ भी है प्रॉपर तरीके से कॉपी कर लें, एक दफा कॉपी इत्मीनान से कर लें, उसके बाद चैट पे लिख दीजिएगा कि क्लियर एंड डन। दोनों इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि आपने लिख भी लिया है और क्लियर भी हो गया। तो पहले लिख लें, उसके बाद लिखिएगा जो लिखना हो। चलें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी ने जो है वो नहीं लिखा तो। आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व की। इसके बाद जो टॉपिक है वो ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस है। यकीनन कुछ बच्चों ने, काफ़ी बच्चों ने ग्राफ्स ऑफ फंक्शन स्कूल में पढ़ा होगा कि अगर एक कर्व बना के उसका ग्रेडियंट निकालना पड़े, किसी कर्व का ग्रेडियंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये बात डिस्कस हुई होगी। तो ग्राफ्स ऑफ फंक्शन में भी ये चीज़ बार बार जो है वो टेस्ट होगी।
लेकिन ये चीज काइनेमेटिक्स में भी टेस्ट होती है और हमारी पास्ट पेपर्स की सीक्वेंस के मुताबिक काइनेमेटिक्स पहले है और उसके बाद ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस है। लिहाजा हम काइनेमेटिक्स को पहले कवर कर रहे हैं, तो उसमें हम ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, जो कि इंशाल्लाह हमें अगला टॉपिक जो है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस यूनिट 5C, उसमें भी हमें काम आएगा। तो कॉन्सेप्ट यहां बना लेते हैं इंशाल्लाह। तो लेट्स डिस्कस ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमने कहा देखा, यूनिट 5A हमने बहुत पहले की थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये सीखा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन हो, अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाए, तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, where c is the y intercept and m is the gradient। लेकिन एक बात हमें पता थी कि थ्रू आउट द स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट हमेशा सेम रहता है। मतलब अगर स्ट्रेट लाइन पे 4 पॉइंट्स हैं A, B, C एंड D, तो AB का ग्रेडियंट निकालें, BC का ग्रेडियंट निकालें, CD का ग्रेडियंट निकालें या AD का निकालें या किसी का भी निकालें, कोई भी 2 पॉइंट्स लाइन पे ले लें और ग्रेडियंट निकालें। भाई ग्रेडियंट कैसे निकलता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकलता है। तो अगर कोई भी 2 पॉइंट्स लाइन पे ले लिया जाए, कोई भी 2 पॉइंट्स लाइन पर ले लिए जाएं और उनका ग्रेडियंट निकाला जाए, तो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट सेम आएगा। थ्रू आउट द लाइन ग्रेडियंट सेम रहता है। तो मैंने सबसे पहली बात यही लिखी, द ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट थ्रू आउट। और सेकंड पॉइंट, gradient of a curve is different at different points. Unlike a straight line, the gradient of a curve is different at different points. हर पॉइंट पे ग्रेडियंट मुख्तलिफ होगा। मतलब x इक्वल टू 1 पे अगर देखा जाए तो कुछ और ग्रेडियंट, x इक्वल टू 2 पे देखा जाए तो कुछ और ग्रेडियंट, हर पॉइंट पे मुख्तलिफ ग्रेडियंट होगा। सवाल ये पैदा होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ग्रेडियंट निकालना हो तो कैसे निकालते? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ग्रेडियंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? तो हाउ टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट? सबसे पहली बात, फर्स्ट ड्रॉ अ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। अब टेंजेंट क्या है? सर्कल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा कि अगर सर्कल है तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को बाहर की तरफ से सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई गुजर जाए, उसको टेंजेंट कहा जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे एक स्ट्रेट लाइन सर्कल को टच करती हुई निकल जाती है एक पॉइंट पे, वही स्ट्रेट लाइन अगर कर्व को एक पॉइंट पे टच करती हुई निकल जाए तो भी उसको टेंजेंट ही कहा जाएगा। तो ना सिर्फ सर्कल्स में टेंजेंट बनते हैं बल्कि कर्व्स में भी टेंजेंट होते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें टेंजेंट का ग्रेडियंट, सॉरी, अगर किसी पॉइंट पे कर्व का ग्रेडियंट निकालना हो तो उस पॉइंट पे टेंजेंट बना लें। अब ये काम कैसे, पहले स्टेप की बात करते हैं। लेट्स सपोज, एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सपोज आपसे कहा गया फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व व्हेन x इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पॉइंट पे ग्रेडियंट निकलवाता है एग्जामिनर, तो पूरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं देता। जरूरी नहीं है कि पूरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे। अगर पूरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए तो सही है, और इक्वेशन ऑफ द कर्व भी नॉर्मली दी होती है, दिया होता है। इक्वेशन ऑफ द कर्व भी दिया हुआ होता है। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कर्व मैंने नहीं दिया एग्जाम्पल में, लेकिन मैंने कर्व बना के दिया है। तो भाई गिवन इक्वेशन से कर्व ही तो बनता है। गिवन इक्वेशन से कर्व कैसे बनता है इसकी बात ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस में करेंगे। अच्छा, अभी तो सिर्फ इतना समझना है कि अगर एक बना बनाया कर्व हमारे सामने आ जाए और उस बने बनाए कर्व में हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना हो तो कैसे निकालते? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेडियंट निकलवाता है एग्जामिनर, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट भी दे दे तो हमें पता चल जाता है कि टेंजेंट कैसे बनेगा। अगर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों देता है, लेट्स सपोज एग्जामिनर कहता है कि 2,4 पे निकालें,
तो भी हमारे काम की चीज जो है वो वैल्यू ऑफ एक्स है। टेंजेंट का बनाना वैल्यू ऑफ एक्स पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ वाई का उससे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए नॉर्मली देखा जाता है कि जब एग्जामिनर टेंजेंट का कर्व का ग्रेड निकलवाता है तो वो हमें कहता है कि एक्स की वैल्यू ये है और आप जो है ग्रेडियंट निकालो। तो क्या करना है, आज देखें, देखते हैं। जैसे सर्कल्स में ये टेंजेंट हुआ करता था, बिल्कुल इसी तरह अगर ऐसा कर्व है तो ये टेंजेंट होगा। दिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व। तो यहां अगर मुझे कहा जाता है कि x इज इक्वल टू 2 पे निकालो, तो मैं क्या करूंगा पता है, x इक्वल टू 2 पे टेंजेंट बना लूंगा। आप देखेंगे ये बन गया टेंजेंट। अगर मुझे x इक्वल टू 2 पे ग्रेडियंट निकालना है तो x इक्वल टू 2 पे क्या निकाल लूंगा, x इक्वल टू 2 पे क्या बना लूंगा, टेंजेंट बना लूंगा। तो पहला स्टेप, फर्स्ट ड्रॉ अ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। सबसे पहला स्टेप, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बना लें। तो देखें मैंने बना लिया। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है, देन अच्छा एक बात याद रखें, जब टेंजेंट बना रहे हों यूज अ शार्पन्ड पेंसिल, यूज अ शार्पन्ड पेंसिल, शार्पनर का इस्तेमाल करें और प्रॉपर तरीके से शार्पन्ड पेंसिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरह के सवालात में जब टेंजेंट बनाकर ग्रेडियंट निकालना होता है तो बच्चों के आंसर्स में फर्क आ जाता है। अच्छा, अब एक और बात मैं आपसे कह दूं कि जब यहाँ एग्जामिनर कहता है तो फाइंड नहीं कहता, एस्टिमेट कहता है। तो मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व व्हेन x is 2। ये एस्टिमेट क्यों कहता है, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट ग्रेडियंट नहीं निकल सकता। हाउ टू फाइंड लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया हाउ टू एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। हमारे सिलेबस में, ओ लेवल मैथ्स के सिलेबस में जब कर्व आता है तो एस्टिमेट ऑफ द ग्रेडियंट पूछा जाता है। इसका मतलब एग्जैक्ट तो हम नहीं निकाल सकते, तो एस्टिमेट ऑफ द ग्रेडियंट जो है ओ लेवल मैथ्स के करिकुलम के मुताबिक हमें एस्टिमेट ऑफ द ग्रेडियंट निकालना होता है। तो एस्टिमेट का मतलब ही ये है कि आपका आंसर एक्यूरेट नहीं होगा। तो ऐसे केस में एग्जामिनर कुछ रेंज देता है। होता यह है कि जो एग्जामिनर का आंसर होता है, ये मैं टिप्स में लिख रहा हूं, समझ लें कि यूज अ शार्पन पेंसिल। और दूसरी बात मैं एक और नोट लिख देता हूं, देयर इज अ रेंज गिवन इन द मार्क स्कीम। मार्किंग स्कीम में एक रेंज होती है जो दी हुई होती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारा आंसर जो है वो उस रेंज में नहीं आता, उस रेंज से थोड़ा डेविएट कर जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए शार्पन पेंसिल का इस्तेमाल किया जाए और टेंजेंट बनाने का एहतियात ये होता है, कोशिश करें कि इस तरह से बने कि टेंजेंसी के पॉइंट के बाद जितनी स्पेस हो उतनी ही टेंजेंसी के पॉइंट से पहले हो। एक तो ये भी सजेशन होनी चाहिए कि टेंजेंसी के टेंजेंट बनाते वक्त ये एहतियात रखें कि वो इस तरह से बने कि जितनी स्पेस बाद में हो उतनी ही पहले भी हो। और उसके अलावा अल्लाह का नाम, अल्लाह से मदद मांग कर टेंजेंट बनाए ताकि टेंजेंट दुरुस्त बने। शार्पन पेंसिल का इस्तेमाल, ये टिप, इक्वल स्पेस आफ्टर एंड बिफोर, और अल्लाह की मदद, अल्लाह से मदद मांगेंगे इंशाल्लाह सही बनेगा। तो टेंजेंट बनाया, पहला स्टेप मुकम्मल हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि टेंजेंट बना के क्या होगा। तो सुने, अगर टेंजेंट बना लिया और टेंजेंट का ग्रेडियंट मालूम हो गया, अगर टेंजेंट का ग्रेडियंट पता चल गया तो जो टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा वो ही कर्व के उस पॉइंट का ग्रेडियंट होगा। आई रिपीट, अगर मुझे कर्व के किसी पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना है तो उस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा और उस टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल लूंगा। और अगर टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल लिया तो समझ लें कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का ग्रेडियंट भी आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि टेंजेंट का ग्रेडियंट कैसे निकाला जाए। तो ये सवाल जब आता है, नॉर्मली तो ग्रिड बनी हुई होती है, ग्राफ पेपर बना हुआ होता है, ग्रिड बनी हुई होती है, उस पर लेबल्ड होती है एक्सिस। और जो ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस में आता है तो वो बनाना ही ग्राफ पेपर पे होता है।
अब ग्राफ पेपर की बजाय, तो क्योंकि आंसर शीट हमारा क्वेश्चन पेपर ही हमारी आंसर शीट है, तो वहीं वो ग्राफ पेपर अटैच करके देता है। उस ग्राफ पेपर में पहले ग्राफ बनाया जाता है, फिर हम टेंजेंट बनाते हैं। अब जब टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट तो बहुत सारे पॉइंट से गुजरता है, तो टेंजेंट पे मौजूद कोई भी 2 पॉइंट्स ले ले और उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पढ़ ले। लेट्स सपोज पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। तो मैं लेट्स सपोज कह देता हूं 8, 16 अंदाजन। यहां मैंने सारी एक्सेस नहीं बनाई, मैं खाली आइडिया दे रहा हूं। और यहां मैं कह देता हूं आपका -6 -8 है आपका आंसर। तो ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स पढ़ लिए। होता यह है कि जब ग्राफ बनता है, टेंजेंट बनता है, तो टेंजेंट ऐसे पॉइंट से भी गुजरता है जिनमें डेसिमल वैल्यूज होती हैं, और टेंजेंट ऐसे पॉइंट से भी गुजरता है जो होल नंबर वैल्यूज होती हैं। तो हमें ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जिनके एक्स और वाई दोनों इंटीजर हैं, प्रेफर्ड ये है। When choosing the points on a tangent, prefer those points which has integer coordinates, जिसके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स हैं, प्रेफर होना चाहिए, प्रेफरेंस उसको मिलनी चाहिए जिनके इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं। और एक और बात, द पॉइंट्स शुड बी डिस्टेंट अपार्ट, कुछ डिस्टेंस पे होने चाहिए, ये नहीं कि करीब करीब पॉइंट्स ले लिए। और फिर एक और बात, द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड। ये जो टेंजेंसी वाला पॉइंट है, जो टेंजेंसी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, इसको मत शामिल करें। इसके अलावा कोई 2 पॉइंट्स लें। तो टिप्स क्या है? टेंजेंट शार्पन पेंसिल से बनाएं, स्पेस मेंटेन रखें आगे पीछे वाली, अल्लाह से मदद मांगें। टेंजेंट पे जब पॉइंट्स चूज करें तो उनके कोऑर्डिनेट्स प्रेफरेबली इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। पॉइंट्स शुड बी एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए उनके दरमियान, डिस्टेंस मेंटेन रखकर चलें। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को शामिल मत करें। अब जैसे लेट सपोज यहाँ पर मैंने ए और बी जो है 2 पॉइंट्स ले लिए, तो अब ग्रेडियंट निकालने के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स है 8, 16, बी के कोऑर्डिनेट्स है -6, -8। तो टेंजेंट का ग्रेडियंट y2 - y1 अपॉन x2 - x1, क्योंकि टेंजेंट तो एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, हालांकि टेंजेंट के जो पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट लिया जाए टेंजेंट पे, कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक, उसूल के मुताबिक स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट तो सेम ही होता है थ्रू आउट। तो सर इससे क्या फर्क पड़ता है कि करीब वाले या दूर वाले? भाई यहाँ पर कुछ फर्क, वैसे तो नॉर्मली फर्क नहीं पड़ता, कुछ डेसिमल वैल्यूज का फर्क पड़ता है। ऑल्दो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट थ्रू आउट सेम रहता है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स लेने पे कुछ आंसर की वैल्यूज पे फर्क पड़ता है। तो जब हम लाइन बनाते हैं तो रीड करते हैं कोऑर्डिनेट्स को, वो एग्जैक्ट तो होते नहीं है कोऑर्डिनेट्स। टेंजेंट की इक्वेशन तो हमारे पास होती नहीं है कि हम जो है वो वाले कोऑर्डिनेट्स हैं जो एग्जैक्टली उस लाइन पे लाई करते हो। जब हम कोऑर्डिनेट्स रीड कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है रीडिंग में, क्योंकि किसी की पेंसिल थोड़ी मोटी, किसी की पतली होती है। इसीलिए रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि यूज अ शार्पन्ड पेंसिल। इक्वेशन हो लाइन का और कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए जाए तो फिर कोई भी कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करो, ग्रेडियंट सेम आता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पेंसिल सबकी मुख्तलिफ निप्स होती हैं, किसी की पतली किसी की मोटी, तो इसलिए जो है वैल्यूज में कुछ फर्क पड़ जाता है। जब आप बनाएंगे ना तो आपको अंदाजा होगा। ये बात हमने बिल्कुल कर दी ना, मैं वही बात कर रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट सेम रहता है, ये बात कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जब लाइन बनाते हैं तो उसका इक्वेशन तो है नहीं, कोऑर्डिनेट्स तो हम ग्राफ से पढ़ रहे हैं, तो उन कोऑर्डिनेट्स के पढ़ने के अंदर थोड़ा बहुत डेविएशन आ सकता है। इसलिए जो प्रेफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखें, थोड़ा डिस्टेंट अपार्ट पॉइंट्स हो और जो है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ना लें। ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इसकी कोऑर्डिनेट्स को इंक्लूड ना करें। ले भी लेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई फर्क पड़ जाएगा, मैं टिप्स दे रहा हूँ। इससे कुछ एक्सपीरियंस भी होता है कोई इंसान का, उससे पता चलता है कि आंसर्स में फर्क आ जाता है, तो बेहतर होता है इन टिप्स को आप फॉलो करें। अच्छा, आप देखें सेकंड पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, देन यूजिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन दैट टेंजेंट प्रेफरेबली पॉइंट्स मस्ट बी डिस्टेंट अपार्ट एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड। मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दैट पॉइंट, find the gradient of that tangent, second point covered. और third,
the gradient of tangent at that point will be the gradient of the curve at that point। और ये बात मैं पहले भी कह चुका कि tangent का जो gradient निकालेंगे तो कर्व के उस पॉइंट का ग्रेडियंट आ जाएगा जिस पॉइंट का ग्रेडियंट निकालने का एग्जामिनर ने कहा था, और ग्रेडियंट निकाल रहा था -8 -16 अपॉन -6 -8, तो ये ग्रेडियंट हो गया -24 अपॉन -14। ये तो मैं ऐसे ही रफ ग्रेडियंट निकाल रहा था, भारत अब जो निकाल लिया वो निकाल लिया, तो समझ लें यहाँ पर आपका ग्रेडियंट आ गया 12/7। मार्किंग स्कीम में जो रेंज होगी वो डेसिमल में शायद होगी, या जैसे 1 से 3 तक होगी, तो आपने यहाँ पर देख लिया कि आपका जो ग्रेडियंट डेसिमल में आ रहा है वो 1.71 समथिंग है, तो आपने देख लिया कि मार्किंग स्कीम में 1.71 रेंज में शामिल है या नहीं। तो ये तरीका है जिसके थ्रू आप कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालते हैं। तो जितना कुछ भी लिखा हुआ है उसको नोट डाउन कर लें इंशाल्लाह। कुछ रिपीटेशन हो गई है, यहाँ पर मैंने लिख दिया था, व्हेन चूजिंग पॉइंट्स प्रेफर दोज पॉइंट व्हिच आर डिस्टेंट अपार्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नॉट इंक्लूडेड, ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो ये 2 पॉइंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बाकी चीजें आप कॉपी कर लें, जो कुछ लिखा हुआ है उसको लिख लें, क्लियर एंड डन की इंस्ट्रक्शन दे दें ताकि हम आगे बढ़े। अच्छा, कैम्ब्रिज आईजीसीएसई जो है, आईजीसीएसई और एडमैथ्स ओ लेवल्स, उसमें जो है वो डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक है जिसमें एग्जैक्ट ग्रेडियंट निकालना आता है। तो जिसके पास डिफरेंशिएशन की स्किल मौजूद है वो ग्राफ्स और फंक्शंस के अंदर वो एग्जैक्ट ग्रेडियंट उस नॉलेज के तहत निकाल कर मैच कर सकते हैं। ओ लेवल मैथ्स के सिलेबस का वो पार्ट नहीं है, वो डिटेल डिस्कशन है जो कि बिला वजह के पार्ट नहीं बनाई जा सकती, इसमें बहुत कुछ सिखाने के लिए मौजूद है। लेकिन जो बच्चे एडमैथ्स वाले हैं या जो आईजीसीएसई वाले हैं, जो जितनी नॉलेज रखते हैं उस नॉलेज के हिसाब से अगर ग्रेडियंट निकल जाता है डिफरेंशिएट करके ग्रेडियंट फंक्शन निकाल के, अगर आप एग्जैक्ट ग्रेडियंट निकाल लेते हैं तो फिर मैचिंग करना आसान हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट ग्रेडियंट आप एग्जाम में बैठे बैठे निकाल लें और फिर आप जो है अपने एस्टिमेटेड ग्रेडियंट को ग्रेडियंट से कंपेयर कर लें, हाँ यहाँ अगर आप डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करके आंसर दे देंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स टेंजेंट बनाने के हैं। तो 2 मार्क का सवाल आता है टेंजेंट बनाने वाला, 1 मार्क टेंजेंट बनाने का, 1 मार्क आंसर का। तो 1 मार्क टेंजेंट बनाने का तो जरूर मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई और आपका आंसर रेंज में नहीं आता तो मैक्सिमम आपका 1 मार्क कटेगा, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। तो उसके लिए अल्लाह की मदद लेंगे इंशाल्लाह, तो ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। सही है जनाब, तो अल्लाह के फजल से कॉपी यहाँ तक हो गया है, कॉपी करें, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर किसी को मसला है तो, किसी ने कॉपी नहीं किया तो। अच्छा जनाब, अब यहां आ जाते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्रेडियंट वगैरह की बात करते हैं और सारे किस्म के ग्रेड्स की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है 5 ग्राफ्स बनाए आपके सामने, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप लिख लीजिएगा। अच्छा, जब ग्रेडियंट निकलता है तो होता क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1।
which means change in y upon change in x. तो आपको पता है इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी कहा जाता है। ग्रेडियंट को रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी कहा जाता है कि भाई जब x चेंज हो रहा है, जब x में तब्दीली आ रही है, तो उसी हिसाब से y में क्या चेंज आ रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज ग्रेडियंट 2 है, तो इसका मतलब ग्रेडियंट 2 अपॉन 1 है, तो इसका मतलब पता है क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। हर एक x के चेंज में y कोऑर्डिनेट में 2 का फर्क आता है। अगर x कोऑर्डिनेट में 1 से चेंज आए तो y कोऑर्डिनेट में 2 का चेंज आता है। मतलब अगर x 1 से 2 हो जाए तो y की जो भी वैल्यू होगी वो 2 से बढ़ जाएगी। अगर x 2 गुना 2 से बढ़ जाए, x 1 से 3 हो जाए, तो y 4 से चेंज होगा, y का चेंज 4 होगा। मतलब यहां से ये पता चलता है कि y का चेंज x के चेंज पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये बात हमें पता होनी चाहिए। ये जो y वाला वेरिएबल है ना, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो x है ना, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब चेंज होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो उस पर डिपेंड कर रहा होता है वो भी चेंज होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह चेंज हो रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज। तो जब ग्रेडियंट निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने पे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आता है। तो जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो दरअसल पता क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा एक एग्जांपल ये देख लिया, एक एग्जांपल ये देख लेते हैं 1/2। नहीं 1/2 कैसे होगा, 0.5 होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करके 0.5/1 कि हर एक चेंज पे अगर x 1 से चेंज हो रहा है तो y 0.5 से चेंज होगा। जो भी x का चेंज आएगा उसका हाफ चेंज जो है वो y पे आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x इंडिपेंडेंटली चेंज होगा और y उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस पढ़ा था, तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कुछ सीखा था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है क्या सीखा था, व्हेन x इंक्रीजेस y आल्सो इंक्रीजेस। जब एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ता है, जब दोनों बढ़ेंगे इसका मतलब दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, और जब x कम होगा तो y भी कम होगा। इसी तरह इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब पढ़ा था तो हमने कहा था जब x बढ़ता है तो y कम होता है, और जब x कम होता है तो y बढ़ता है। यहाँ एक और बात सुने कि अगर x बढ़ने पे y बढ़े या x कम होने पे y कम हो, इसका मतलब द वेरिएबल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे केस में अगर लाइन का ग्रेडियंट निकाला जाए या कर्व का ग्रेडियंट निकाला जाए तो वो ग्रेडियंट पॉजिटिव आता है। इसका मतलब अगर डायरेक्टली रिलेटेड वेरिएबल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्सिस पे प्लॉट किया जाए और ग्राफ बनाया जाए और उस ग्राफ का ग्रेडियंट निकाला जाए तो वो ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव होता है। डायरेक्टली रिलेटेड वेरिएबल्स को जब प्लॉट करके ग्राफ बनाया जाए और उसका ग्रेडियंट निकाला जाए तो वो ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है। और जब इनवर्सली रिलेटेड, वो वेरिएबल्स जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, उनको जब प्लॉट किया जाए, ग्राफ बनाया जाए और उनका ग्रेडियंट निकाला जाए तो वो ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। तो डायरेक्टली रिलेटेड वेरिएबल्स का ग्रेडियंट पॉजिटिव और इनवर्सली रिलेटेड वेरिएबल्स का ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। ये जो मैंने नोट में लिखा हुआ है ये यही बात है जो मैं कर रहा हूं। तो यहाँ से एक रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि आगे स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूंगा इंशाल्लाह, जिसमें मुझे जो है वो बात करनी पड़ेगी। तो ये जो 5 ग्राफ्स मैंने आपके सामने रखे हैं, पहले इसको समझ लें, इनकी मूवमेंट्स को समझ लें
कि कब क्या हो रहा है। तो सबसे पहला ग्राफ, x बढ़ाने पे y बढ़ रहा है। सबसे पहले वाले ग्राफ की बात करें, सबसे जो पहला वाला ग्राफ है उसमें x बढ़ने पे y बढ़ रहा है, इसका मतलब ग्रेडियंट पॉजिटिव है। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, आप देख सकते हैं ये कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, लिहाजा इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है। ग्रेडियंट भी क्या है? कांस्टेंट। तो हम कह रहे हैं पहला वाला जो ग्राफ है इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पॉजिटिव ग्रेडियंट वाला ग्राफ। अच्छा, सेकंड ग्राफ देखें। सेकंड ग्राफ में कर्व बना हुआ है, जो कर्व इंक्रीज हो रहा है, कर्व का शेप आप देखिए यू जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये वो कर्व है जिसका ग्रेडियंट बढ़ रहा है। ये ऐसा कर्व है जिसका ग्रेडियंट, क्योंकि कर्व का ग्रेडियंट तो चेंज होता है, हर पॉइंट पे मुख्तलिफ होता है। तो सबसे पहले तो ये सॉर्ट आउट करें कि यहाँ ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप खुद बोलें, खुद सोचें, क्या एक्स बढ़ाने पे वाई कम हो रहा है या बढ़ रहा है? तो आपको जवाब मिल जाएगा कि एक्स बढ़ाने पे सर वाई बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव है। सेकेंड वाला जो ग्राफ है इसमें ग्रेडियंट पॉजिटिव है, लेकिन ग्रेडियंट पॉजिटिव होने के साथ साथ इंक्रीजिंग भी है। सर ये कैसे पता चला आपको? तो देखिए मैंने 2 पॉइंट्स मार्क किए, पॉइंट ए और बी। पॉइंट ए पे टेंजेंट बनाए और फिर पॉइंट बी पे टेंजेंट बनाए। भाई कर्व के किसी पॉइंट का ग्रेडियंट निकालना हो तो टेंजेंट नहीं तो बनाते। तो मैंने कहा ए का ग्रेडियंट निकालने के लिए ए पे टेंजेंट बनाता हूं और बी का ग्रेडियंट निकालने के लिए बी पे टेंजेंट बनाता हूं। मैंने ए पे भी टेंजेंट बनाया और मैंने बी पे भी टेंजेंट बनाया। जब मैंने दोनों पे टेंजेंट बनाया तो मेरे सामने कुछ सूरत हाल ये आई कि सर ये जो टेंजेंट्स हैं इनके तो ग्रेडियंट बढ़ रहे हैं। आप देखें, मैंने जो पहला टेंजेंट बनाया और फिर जो मैंने दूसरा ग्रेडियंट टेंजेंट बनाया, तो टेंजेंट जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ मूव करता है तो ये स्टीप होता है मजीद। तो अगर लेट सपोज यहाँ वाला ग्रेडियंट 2 था तो यहाँ वाला ग्रेडियंट 3 होगा। ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट होता है 0 और वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट होता है इंफिनिटी। तो जब हम हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ मूव करते हैं तो हमारा ग्रेडियंट कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला जाता है। तो जितनी ज्यादा टिल्टेड लाइन होगी, जितनी ज्यादा स्टीपर लाइन होगी, उतना ज्यादा ग्रेडियंट होगा। तो ग्रेडियंट लेट सपोज पहले 2 था, अब ग्रेडियंट 3 है, इसका मतलब ये ऐसा कर्व है जिसका ग्रेडियंट बढ़ रहा है। और ग्रेडियंट तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y होता है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इंक्रीजिंग। ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इंक्रीजिंग। तो ये जो सेकंड ग्राफ है इसमें ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। अच्छा जी, थर्ड ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड ग्राफ है उसमें आप देखें तो मैंने 2 पॉइंट्स फिर मार्क किए। सेकंड वाले ग्राफ में यूं जा रहा है कर्व, इसका मतलब अगर मैं चेक करना चाहता हूं तो मैंने ए पॉइंट मार्क किया, उस पर टेंजेंट बनाया, बी पॉइंट मार्क किया, उस पर टेंजेंट बनाया। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो टेंजेंट में बना रहा हूं वो लेस स्टीप हो रहा है, मतलब टेंजेंट जो है उसका ग्रेडियंट कम हो रहा है। लिहाजा अगर पहले उसका ग्रेडियंट 3 था तब उसका ग्रेडियंट 2 हो चुका है। तो ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट मींस rate of change of y with respect to x has decreased. तो कांस्टेंट पॉजिटिव ग्रेडियंट, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है लेकिन ये भी पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है लेकिन ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है भाई? क्योंकि देखें आप x बढ़ाने पे y बढ़ रहा है। अच्छा, फिर चौथा ग्राफ, चौथे ग्राफ पे अगर आप देखें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट हमें पता है क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब चौथा ग्राफ वो है जिसका ग्रेडियंट 0 है। तो दिस इज अ 0 ग्रेडियंट ग्राफ।
फोर्थ ग्राफ इज जीरो ग्रेडियंट। अच्छा, फिर पांचवा ग्राफ, एक लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि x बढ़ाने पे y बढ़ नहीं रहा बल्कि कम हो रहा है। 1 से लेकर 4 तक तमाम ग्राफ्स में x बढ़ाने पे y बढ़ रहा था, नहीं 1 से 3 तक x बढ़ाने पे y बढ़ रहा था, और फोर्थ ग्राफ में x जितना बढ़ा लो y में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। y अगर 5 था तो 5 ही है, x जितना बढ़ा लो y में कोई चेंज ही नहीं है। जब x बढ़ाने पे y में कोई चेंज ही नहीं है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या है? रेट तो तब होगा ना जब y में कोई चेंज आएगा। तो हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज जीरो, मतलब y का चेंज x के चेंज पे डिपेंडेंट नहीं है। x बढ़ता जा रहा है, y को फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ग्रेडियंट इज जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज जीरो। और फिर जो पांचवा ग्राफ है उसमें जब x बढ़ा रहे हैं तो y कम हो रहा है, इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लिहाजा ग्रेडियंट नेगेटिव है। और क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है लिहाजा ग्रेडियंट कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि x बढ़ने पे x बढ़ाने पे y कम हो रहा है इसलिए ग्रेडियंट नेगेटिव है। तो आखिरी ग्राफ में हमने कह दिया कांस्टेंट नेगेटिव ग्रेडियंट। जितने ग्राफ से मौजूद जो जो बातें ऐड की हैं कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद क्लियर एंड डन लिख दें ताकि मैं समझ जाऊं कि मुझे आगे बढ़ना है। अच्छा जनाब, तो हमने जो है बेसिक काइनेमेटिक्स के बारे में कुछ नो हाउ ले ली, और हमने जो है वो ग्रेडियंट वगैरह के हवाले से ग्रेडियंट की मूवमेंट्स वगैरह को समझा, और बेसिक बातें हमने कर ली कन्वर्जन वगैरह के हवाले से। जितना मैंने आज पढ़ाया है ना उसको प्रॉपर तरीके से आप रिकैप करके आएंगे। कल का सेशन इंशाल्लाह थोड़ा बड़ा होगा, 2 बजे मैं स्टार्ट लूँगा, 3:30 पौने 4 तक चलेगा। जितना भी एक्सप्लेनेशन होगी उसको इंशाल्लाह कल वाइंड अप करेंगे। तो इंशाल्लाह आज मैंने जितना पढ़ाया है ग्रेडियंट की मूवमेंट वगैरह के हवाले से उसको इंशाल्लाह जहन में रखें। कल इंशाल्लाह गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे और कल इंशाल्लाह काइनेमेटिक्स की एक्सप्लेनेशन को मुकम्मल करेंगे। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।